सोचते होंगे, याद करने की कोशिश करते होंगे तो ऐसा लगता होगा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कहीं गलती से उसने कोई ऐसा सवाल आपसे डिस्कस कर लिया जिसमें थोड़ा बहुत किसी भी तरीके का माइंडसेट खुद से लेकर नहीं जाना है कि पता नहीं पेपर बहुत टफ आ गया तो क्या करूंगा क्या करूंगी, कुछ नहीं। कैलकुलेशन में 5-5 मिनट लगा देता है ही नहीं तुम्हारे पास इतना समय। सो 3rd May इज ऑलमोस्ट है। इस वक्त बहुत ज़्यादा तुम लोगों के मन में भी बेचैनी होगी, डर लग रहा होगा, पता नहीं उस दिन क्या होगा, पता नहीं हमने इतनी मेहनत की है, पेपर हमारे फेवर में आएगा नहीं आएगा, किस तरीके की चीज़ें होंगी, कहीं मैं सब कुछ भूल ना जाऊं। इस वक्त लग रहा होगा ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, कहीं ये नहीं रह जाए वो नहीं रह जाए। या अभी सोचते होंगे, याद करने की कोशिश करते होंगे तो ऐसा लगता होगा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बेटा ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है ना। ये सब जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, ठीक है। किसी भी जिस पेपर के लिए आपने इतनी तैयारी की है उसके लिए डर लगना एक बहुत नॉर्मल सी बात है, पर उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें प्रॉपर आपका जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको फटाफट से रिवाइज करो, ख़त्म करो। कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है। इस वक्त बहुत सारे बच्चे पेपर लिख रहे हैं, है ना। लास्ट टाइम पर जो अपने फुल सिलेबस के पेपर होते हैं वो दे रहे हैं, और फुल सिलेबस पेपर में मार्क्स या तो आपके स्टक हो गए हैं या पहले के कंपैरिजन में थोड़े बहुत कम हो रहे हैं। तो उसको देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि लास्ट के टाइम पर हम थोड़ा सा पैनिक भी करते हैं। थोड़ा सा हमारा जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें भी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे लेवल की पूछी जा रही हैं, तो ऐसा इफ एंड बट चलता रहता है। पर उससे बिल्कुल भी ये माइंडसेट नहीं कैरी करना है कि मैं तो पहले से वीक हो गया हूँ या मेरे नंबर तो इतने ही आएंगे। तुमने जो दिमाग में ठान लिया वो होगा, तो पहले तो एकदम पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा किस चीज़ की कि 3rd May को आपको क्या अपनी स्ट्रेटजी रखनी है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। बट उससे भी पहले मैं बताना चाहूँगी या डिस्कस करूँगी कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले जो एक रात है ना, उसमें मत बैठ जाना कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ और पूरी रात ना सो। फिर नेक्स्ट डे आप अपना फुल एक्टिव माइंड के साथ पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो नींद आए नहीं आए सब कुछ बंद करके टाइम पे सो जाना है सबसे पहले 2nd May को। देन 3rd May को थोड़ा सा जल्दी उठो, फ्रेश हो, अपना हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके ही जाना है। गर्मी भी बहुत हो रही है, बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी है कि आप भूखे पेट चल जाओ कि अब तो नीट के बाद ही खाएंगे जो खाएंगे, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, किताबों की पूरी दुकान खोली हुई है, नहीं करना। 3rd May को थोड़ा बहुत आपको लगता है कोई फार्मूला कोई चीज़ आप भूल रहे हो उसको थोड़ा बहुत देख सकते हो, कोई नई चीज़ पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी चीज़ किसी भी अब 2 मई से ही कर लेना ये चीज़, तो बाकी अपने आसपास के लोगों से ये पूछना बंद कर दो तूने क्या पढ़ लिया मैंने क्या पढ़ लिया। कहीं गलती से उसने कोई ऐसा सवाल आपसे डिस्कस कर लिया जिसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो नहीं हो, तो उन चीज़ को आप ध्यान रखना, है ना। अगर आपने गलती से भी ये बात माइंड में बिठा ली कि मेरे को वो टॉपिक नहीं आता वो चैप्टर नहीं आता, तो चीज़ें बिगड़ सकती है, ठीक है। तो ये अननेसेसरी वाले डिस्कशन में बिल्कुल मत पढ़ना कि तुझे कितना आता है मुझे कितना आता है। उससे क्या होता है दिमाग पे जोर पड़ता है और चीज़ें नेगेटिव होती जाती है। तीसरी बात 3rd May वाले दिन किसी भी अननेसेसरी कॉल्स वगैरह को ज़्यादा अटेंड आपको नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करना थोड़ा सा अकेले रहो, काम रहो, ठीक है। ज़्यादा ओवरथिंक ना करो, चिल रहो एकदम, जो होगा देखा जाएगा। हमने बहुत मेहनत की है, अब तो जा कर के बस लिखना है, ख़त्म कहानी, ठीक है। बिल्कुल इस माइंडसेट से रहना है 3rd May को। अब आपको एग्जामिनेशन हॉल जाना है, तो वहाँ पर जो आपका सेंटर है बेटा 2 बजे से आपका एग्ज़ाम है, कोशिश करना 12 बजे तक पहुँच जाओ। कुछ भी इफ एंड बट होता है लास्ट मैक्स टू मैक्स 1 बजे तक वहाँ होने चाहिए आप लोग, ठीक है। वहाँ पहुँचने के बाद आपके बायोमेट्रिक वगैरह करवाई जाएगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेकर जाना। अपने क्लोथ वगैरह अकॉर्डिंग टू एनटीए गाइडलाइंस ही रखना सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वहाँ पर अननेसेसरी इन चीज़ों में नहीं फंसना है वरना हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रूल्स वहाँ के स्ट्रिक्ट होते हैं, तो सारी चीज़ें देखकर क्रॉस चेक करके ही जाना। समझ आ गई बात। अब एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद सबसे पहले जो भी फॉर्मेलिटीज़ आपसे करवाई जाएगी वो सब आपको करनी है। जो भी वहाँ आपको बोला जाएगा चुपचाप कर लेना, किसी भी अननेसेसरी ड्रामा नहीं क्रिएट करना कि उसको आपने ये नहीं बोला मुझे आपने ये बोला है, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। आपको अपना फोकस केवल आपके पेपर पर रखना है जो आपने पूरे साल इतनी ज़्यादा मेहनत की है ना। तो फालतू की चीज़ों में हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। इन सब के बाद आपको जब पेपर मिल जाएगा बेटा आपका, उस पेपर में सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, और वो भी बड़े ध्यान से। अपने रोल नंबर हो गया, है ना, इसके अलावा नाम वगैरह जो भरोगे वो बहुत आराम से लिखना, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
देन उसके बाद सबसे पहले आपको अपना पेपर पूरा चेक कर लेना है। चेक करने का मतलब ये चेक कर लेना है कि अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न 180 क्वेश्चंस वगैरह है, कोई पेज मिसिंग तो नहीं है। ऐसा हालांकि नहीं होता है, बट कोई भी चांस हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चेक करने के बाद अब आ जाते हैं किस तरीके से हमें पेपर को सॉल्व करना है। पहली चीज़ किसी भी तरीके का माइंडसेट खुद से लेकर नहीं जाना है कि पता नहीं पेपर बहुत टफ आ गया तो क्या करूँगा क्या करूँगी, कुछ नहीं। स्ट्रेटेजी आपकी शार्प होनी चाहिए, जो आपने सोचा है वही वहाँ जाके होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या, सॉल्व करने के लिए जो भी आपका तरीका है पेपर को सॉल्व करने का, मैं मोस्ट ऑफ दी बच्चों के अकॉर्डिंग बात करूँ तो बच्चे पहले बायो सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद पहले बेटा बायो सॉल्व करते हो आप लोग, देन उसके बाद केमिस्ट्री सॉल्व की जाती है और देन उसके बाद फिजिक्स। ये नॉर्मल है, कोई अगर पहले फिजिक्स भी करता है तो भाई ये वीडियो आइडियल नहीं है। आप जब से अभी तक जो चीज़ें करते आ रहे हो उसी अकॉर्डिंग करना, है ना। अगर आप पहले केमिस्ट्री से पहले फिजिक्स सॉल्व करना अच्छा लगता है या करते हो तो वही करना। इसको देख के बिल्कुल भी अपनी चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। अब बेटा हो सकता है इनमें से पहला ही सेक्शन कुछ क्या आ जाए, टफ आ जाए। अगर बायो आपके पास टफ आ गई तो याद रखना भाई, बायो सबके लिए टफ है, तुमसे नहीं हो रहे तो किसी से नहीं हो रहे, उसमें अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एट एनी कॉस्ट आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन से लेंदी उसमें अटक के आपके पास जो आगे चल के केवल फॉर्मूला बेस्ड हलवा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो थे, जो तो सबने कर लिए वही तुम नहीं करके आए, ठीक है। तो वहां पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे हैं तुमसे नहीं बन पा रहे हैं तो भाई किसी से नहीं बनेंगे। स्टार्टिंग में डर लगेगा, स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा अरे मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता। कुछ नहीं करना, जो तुम्हें नहीं आता है उस पर सर्कल कर देना। देखो क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे, जो तुमने कर लिए हैं उसको तो टिक कर देना, है ना। जो तुम नहीं करोगे यू आर श्योर कि अब तो मैंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना, ये तो आउट ऑफ आ रहा है, उस पर क्रॉस कर देना। और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो डाउट है, जो मैं आकर के वापस से देखूंगा अभी मुझसे नहीं हो रहा है, उस पर प्लीज़ राउंड जरूर कर देना, ठीक है। ये काम आपको साथ में करते हुए चलना है। किसी भी क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। कोई बच्चे में देखा है कैलकुलेशन में 5-5 मिनट लगा देता है ही नहीं तुम्हारे पास इतना समय, है ना। तो आपको इतना ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगाना है बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल भी इतना ज़्यादा टाइम लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है फिर से हम उस पर बात करते हैं। हो सकता है आपका केमिस्ट्री का पेपर ही बहुत टफ आ जाए और केमिस्ट्री का पेपर टफ आने के चक्कर में आप फिजिक्स को टच ही ना कर पाओ और पता चला फिजिक्स में बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2025 में, फिजिक्स का पेपर वॉज वेरी टफ, उसके चक्कर में बच्चे केमिस्ट्री छोड़ के आ गए थे, ठीक है। जिसमें फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपको अपने माइंडसेट यही रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है। अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए टफ है तो वो सभी के लिए टफ है, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। एटलीस्ट आपको आपका पूरा पेपर कम से कम ट्राई करना है। सारे क्वेश्चन ट्राई करके ही आने हैं। ऐसा नहीं हो आप एक समय अपना बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर टाइम जो है वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे लगा दो और दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो क्या ट्राई करना है, पूरा पेपर आपको एटलीस्ट ट्राई करना है, जो सॉल्व होंगे हो जाएंगे। अब आप लगातार, आपके पास क्या हो रहा है कि मैडम मैं तो लगातार गोले ही लगाए जा रहा हूँ, फिर आप यहाँ से अपना कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, तो कोई बात नहीं ना। तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, आपके पास अच्छा समय बचा हुआ है, तो सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो, वापस उन गोले वाले क्वेश्चन पे आओ। पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें लगता है हमें नहीं आती है, क्या होगा, बट एक बार आप पेपर आगे करते चलते हो, आपसे मान लो 10 क्वेश्चन नहीं हुए, 15 नहीं हुए, मैं तो कह रही हूँ 20 भी नहीं हुए, उसके बाद लेकिन आपके क्वेश्चन करने लगते हो ना, फिर जब आप वापस लौट के उन सर्कल वाले क्वेश्चन पे आते हो तब तक आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है वापस से आपके पास। और जब कॉन्फिडेंस हो जाता है ना गेन, तब आपको वो चीज़ें याद आने लगती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही चीज़ों को खराब करता है, वही सही करता है, ये बात याद रखना। तो अगर आपने अपने माइंड में ये चीज़ कैरी कर ली है कि मेरे से नहीं आ रहा, नहीं होगा, तो वहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल अपने माइंड को वहाँ पर आपको काम रखना है, ऐसी सिचुएशन पे क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। तो पूरा पेपर इस तरीके से ट्राई करना। अब लास्ट में हम बात करते हैं किसकी, OMR की। OMR फिलिंग में आपको
क्वेश्चन के साथ, हर क्वेश्चन के साथ OMR फिलिंग नहीं करनी है। हर क्वेश्चन के साथ OMR फिलिंग क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उससे हमारा रिदम खराब होता है, पेपर को सॉल्व करने का फ्लो खराब होता है, हम बहुत स्लो हो जाते हैं, हमारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। नहीं करना। यू कैन डू, यहाँ पर मतलब दो चीज़ें आप कर सकते हो। पहली चीज़, या तो आप सेक्शन वाइज या सब्जेक्ट वाइज करो OMR फिल, और तीसरी चीज़, हर 15-20 क्वेश्चन के बाद आप क्या कर दो, OMR भर दो। और लास्ट में OMR एक साथ नहीं भरनी है। लास्ट में जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा पैनिक वाली होती है। मान लो तुमने चौथा क्वेश्चन नहीं किया और गलती से उसको फिल कर दिया, और उसके बाद के सारे ऐसे फिल किए, और फिर पता चल रहा है कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो 180 है और ये तो 179 रह गया, फिर क्या करोगे? नहीं ना, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। तो या तो आप 15 से 20 क्वेश्चन के बाद OMR फिल कर सकते हो, या फिर आप सेक्शन वाइज कर सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन के बाद और एकदम लास्ट में OMR फिल नहीं करनी है। अब क्या होगा, हर 15-20 क्वेश्चन के बाद आपने OMR फिल किया, मतलब आपके 20 क्वेश्चन सिक्योर हो गए। ये 20 क्वेश्चन आते थे, मैंने भर दिए, मेरा काम खत्म। थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस क्या होगा, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो एकदम काम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एकदम काम रहना है। इस चीज़ की प्रैक्टिस अभी से ही कर लो। चाहे 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के नहीं आए तुमसे, 20 क्वेश्चन नहीं आए स्टार्टिंग से, तब भी काम रह के बाकी सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करना है, वहाँ पर ट्राई करना है। यही चीज़ सीखनी है, और यही फ़र्क है हमारा मेन एग्जामिनेशन में और जो टेस्ट हम लिखते हैं और जो घर पर हम क्वेश्चन करते हैं उसमें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। आपने बहुत मेहनत की है, अपनी मेहनत पर ध्यान रखना। सुबह एक बार एग्जामिनेशन हॉल जाओ, अपने भगवान को एक बार वहाँ से प्रार्थना करके जाओ उनसे। ठीक है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ जाना है। जो भी नेगेटिव लोग हैं जो कहते हैं इस बार नहीं होगा, अगली बार होगा, ये होगा, वो होगा, टफ आएगा, सबसे कॉन्टेक्ट ख़त्म कर दो। कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ आपको पेपर के लिए जाना है, काम रहना है, हेल्दी रहना है, हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ रही है, और प्रॉपर नींद लेकर ही जानी है। बहुत मेहनत की है बच्चों तुम लोगों ने, तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।